अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और भाई आज मैं रिव्यू करूंगा टेक्नो कैमन 40 प्रो को। 66,000 मतलब 66,000 रुपये इस फ़ोन की प्राइस है। और क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या पे नहीं, सिंपल और क्लियर रिव्यू आपको दूंगा, हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आप डिज़ाइन पे मुझे टेक्नो की जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी बेटर लगी हैं। स्पेशली ये जो ग्रीन कलर है काफ़ी अट्रैक्टिव है। दूसरे 2-3 कलर ऑप्शंस और हैं, मुझे खैर ग्रीन वाला काफ़ी अट्रैक्टिव लगा इनका ये कलर। जो बिल्ड क्वालिटी है ये प्लास्टिक है, बैक और साइड फ्रेम इसका। प्रोफाइल फ़ोन की पतली है, स्टिल इन्होंने 5200 mAh की बैटरी इसके अंदर फिट की है। वेट भी 179 ग्राम के आसपास है फ़ोन का, तो मतलब भारी फील नहीं होता फ़ोन और काफ़ी हैंडी है। मतलब इन एंड फील फ़ोन की काफ़ी बेटर है। इंडिकेटर लाइट है बैक साइड के ऊपर वाली साइड पे IR ब्लास्टर दिया हुआ है। ऑडियो जैक इस फोन के अंदर नहीं है, मतलब आपको टाइप सी वाली या तो डायरेक्ट हैंड फ्री यूज करनी पड़ेगी या फिर कोई डोंगल चोंगल यूज करनी पड़ेगी। और IP69 जो वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है ना या वाटर प्रूफिंग, मतलब वो इन्होंने ऐड किया है, बट पानी में अपने रिस्क पे डुबोना, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड वारंटी क्लेम में जो लिक्विड डैमेज है ना उसकी कोई वारंटी नहीं है। सिम ट्रे मिलती है वो ड्यूल है। स्टोरेज एक्सपेंशन का जो ऑप्शन है, मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर नहीं लगा सकते। कर्व डिस्प्ले के अंदर ये फोन आता है, सेमी कर्व डिस्प्ले है और पेपर प्रोटेक्टर इसके ऊपर लगा हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स इस बार इन्होंने वो ग्लास प्रोटेक्टर जो होता है ना, जो कैमन 30S के टाइम पे डब्बे में से दिया था, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया इस बार। और मार्केट से भी थोड़ा मुश्किल ही मिलता है, क्योंकि ये कैमन 30S वाला सेम डिस्प्ले है, तो हो सकता है क्योंकि वो मॉडल काफी टाइम से चल रहा है तो उसका मार्केट से अवेलेबिलिटी मिल जाए, आपको कहीं ऑनलाइन मिल जाए। और इस बार लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑरेंज एक्सेंट के अंदर एक डेडिकेटेड की दी है इन्होंने, और ये AI असिस्टेंट जो है ये उसको जगा देती है। वो आगे से कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, डीप सी की इंटीग्रेशन है उसमें। और सेकंड ये है कि उसको डबल टैप करते हैं तो इनका जो फ्लैश स्नैप वाला फीचर है ना वो डायरेक्टली ओपन कर देता है। उसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। हैप्टिक्स इसके नॉर्मल वाइब्रेशन वाले हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉर्मल से कोई बेटर वाली या थोड़ी सी प्रीमियम वाली हैप्टिक्स ही ऐड करेंगे, क्योंकि ये दिखने में तो छोटी सी चीज है बट ये एक यूजर एक्सपीरियंस को अकोमोडेट करती है। तो प्रो वेरिएंट के अंदर एटलीस्ट थोड़े बेटर हैप्टिक्स इनको यूज करने चाहिए थे। देखो डिस्प्ले एमोलेड है फोन में, सेम वही डिस्प्ले है जो टेक्नो की जो प्रीवियस कैमन 30S वाले आए थे ना कर्व डिस्प्ले वाला, सेम वही चीज है। 6.78 इंचेस का है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी देगा। कोई ठप्पा छप्पा लग जाता है कोई बेटर चांस है बचने के। और मीडिया कंज्यूम करते हो तो एक काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस है। डिस्प्ले के कलर्स वगैरह ओके हैं। यूट्यूब के ऊपर HDR का प्लेबैक नहीं मिलता वीडियो का, लेकिन 2K रेजोल्यूशन तक आप प्ले कर सकते हो। जो फ्रेम्स है वो स्मूथ रहते हैं। विंग एंगल्स कलर्स वगैरह बेहतरीन है। आउटडोर में जो विजिबिलिटी है वो भी अप टू मार्क है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं आता यूज़ करते हुए। इवन थोड़ी तेज़ रोशनी में भी अगर आप यूज़ करो, वाइड वाइन L1 भी है, नेटफ्लिक्स चलाते हो तो वहाँ पे भी ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं सेटिस्फैक्टरी रेट करूंगा। बट अगर जो रेगुलर कंटेंट कंज्यूमर है ना नेटफ्लिक्स का, वो मे भी नोट कर सकता है हल्की सी फ्रेम के अंदर जिटरीनेस, लेकिन वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस में कोई फ्रेम्स अटकते नहीं है इस तरह के। बट देखो मीडिया कंज्यूम करते हुए जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो काफी इरिटेट करती है इसकी वाइब्रेशन की वजह से। अब वाइब्रेशन क्यों है? इसकी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी की वजह से। अगर आप विदाउट हैंड फ्री फुल वॉल्यूम पे मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कोई म्यूजिक सुन रहे हो या कोई भी म्यूजिक वाली चीज है, तो पूरा फोन वाइब्रेट हो रहा होता है। इवन आप देख रहे हो, मैं बी रोल भी यहाँ पे ऐड करूंगा किस तरह की वाइब्रेशन है। और थोड़ा टाइम यूज करने के बाद ना इरिटेशन फील होने लग जाती है। तो आई डोंट नो कि इन चीजों पे क्यों फोकस नहीं कर रहे ये जो ब्रांड है टेक्नो और इन्फिनिक्स। इन दोनों ब्रांड्स के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब इनका कोई भी फोन अगर आता है तो बैक पे वाइब्रेशन जो है ना वो हर मॉडल के अंदर है। इनको ये चीज फिक्स करनी चाहिए। फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले है, स्पीड और एक्यूरेसी उसकी अभी तक मैंने जितना यूज किया है बेहतरीन है, वहां पे इश्यूज नहीं है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एज ऑलवेज 10 सेकंड्स वाला, मतलब इतना फीडबैक दिया है इनको कि ताड़ी मेहरबानी को परमानेंट वाला ला लो, लेकिन ये 10 सेकंड से आगे जा ही नहीं रहे। इस चीज पे सोचना चाहिए, ये यूजर की डिमांड है। परफॉर्मेंस वाली साइड पे अगेन टेक्नो ने कुछ नया नहीं किया, सेम वही रवायती काम जो दूसरे ब्रांड भी कर रहे हैं, टेक्नो भी कर रहा है। जो हमारा कोमी हार्डवेयर है Helio G100 पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, बस वही उठा के लगा देना। दूसरी मार्केट्स में कोई बेटर हार्डवेयर दे देते हैं, पाकिस्तान में आते हैं इनके पास हार्डवेयर यही वाले बचते हैं। तो यूजर भाई चालू हो गया इन हार्डवेयर से। ऑल्दो डे टू डे यूज में तो अकोमोडेट कर देते हैं यूजर एक्सपीरियंस को, बट जिसने 65,000 रुपए खर्चने हैं वो एक बेटर हार्डवेयर मांगता है। अगर लेट्स सपोज इसी प्राइस कैटेगरी में Dimensity का 7050 हार्डवेयर अगर यूज कर लिया जाता तो ये कैटेगरी का एक बेस्ट फोन बन जाता। बट अगेन वही G100 जब इंप्रूव ही नहीं करना जो मेन चीज है, बाकी सुर्खी पाउडर जितना मर्जी लगाते जो फोन को, यूजर परफॉर्मेंस डिमांड करता है, मेन चीज है यूजर की। अब वही हर फोन में हमने टेस्ट किया हुआ है, 8GB रैम के साथ आता है, मल्टीटास्किंग ठीक है, LPDDR4X रैम है, 256GB स्टोरेज है, UFS 2.2 है, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते इसमें। एंतुतु स्कोर वही 4,20,000 है। अगर गेमिंग कैजुअल से आप कर सकते
सकते हो वही 40 FPS वाली। और जायरो हार्डवेयर है इसके अंदर। डे टू डे यूज़ जिस तरह की भी टास्क है उनको हैंडल करेगा, अटकता नहीं है, कहीं पे हैंग नहीं होता। लेकिन हाँ, जो यूज़र 65,000 रुपया खर्च रहा है ना, उसको जरा परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से जो इसका चिपसेट है ये अंडर पावर्ड है। अब यही सेम चिपसेट हमें 30,000 रुपये के नीचे वाली रेंज के अंदर भी मिल जाता है और 90,000 रुपये वाली रेंज के अंदर भी काफ़ी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ की ना लिमिट होती है, हद होती है। अब ये उस हद को ना मतलब क्रॉस कर गए हैं सारे ब्रांड। तो एटलीस्ट कोई अब इस हार्डवेयर की जान छोड़ के ना G100 की कोई एक बेटर हार्डवेयर की तरफ इनको मूव करना चाहिए, ताकि यूजर जो परफॉर्मेंस डिमांड करता है, जो पैसे स्पेंड करता है आपकी डिवाइसेस के ऊपर, एटलीस्ट उसको एक वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस तो मिले ना। और एक चीज जो डिसअपॉइंटिंग रही है कि जेस्चर एनिमेशन जो है ना वो ऐड नहीं करते इन्होंने। टेक्नो ने कैमन अपना कह रहा हूँ पोवा 5 प्रो 5G फोन दिया था, उसके अंदर उन्होंने जेस्चर एनिमेशन ऐड की थी। फोन को यूज करते हुए ना एनिमेशन से मतलब यूजर एक्सपीरियंस इनहैंस होता है। अब इस फोन के अंदर भी नहीं है। 65,000 रुपये ले रहे हो, प्रो सीरीज का आपका फोन है और जेस्चर एनिमेशन, ये जो बाहर छोटी सी चीजें हैं लेकिन एक यूजर एक्सपीरियंस के लिए बड़ी अच्छी सी चीजें होती हैं, वो आप सारी निकालते जा रहे हो। तो जेस्चर एनिमेशन तो एटलीस्ट ऐड करो ना अपनी यूआई में। कर सकते हो, करना नहीं चाह रहे। आई डोंट नो व्हाई। बैटरी टाइमिंग इस फोन की ओवरऑल मुझे बेटर लगी है, वहां पे मुझे कोई इश्यूज नहीं आए। और 5200 mAh की बैटरी है बाय द वे। अब इस साल ना ट्रेंड चल रहा है, हर कंपनी 5200, 5500, 5800 ये वाली बैटरीज जो है ना ये आपको देंगी। और 45 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, डब्बे में चार्जर भी है। तो मैंने इसको चार्ज करके देखा, 1 घंटे से ऊपर ही जा रहा था टाइम इसका, 1 घंटा 10-15 मिनट के आसपास ना। तो मैंने 50% से आगे हाइपर चार्ज पे इसको शिफ्ट किया था, मे भी इस वजह से हो। बाकी मैं इसको दोबारा हाइपर चार्ज पे चार्ज करके देखूंगा अलग से, तो जो भी अगर डिफरेंस आया तो मैं कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा। बाकी बैटरी टाइमिंग ठीक मिल रही थी। मेरा मॉडरेट से थोड़ा हैवी यूज था, मैं हॉटस्पॉट काफी चला रहा था। स्टिल इस फोन ने मुझे कुछ 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया। मतलब यह है कि मॉडरेट यूज में, लाइट यूज में ये आपका 1-1.5 दिन आराम से निकाल जाएगा। ओवरऑल बैटरी ड्रेन का मैंने कोई इशू यहाँ पे नोटिस नहीं किया। बाकी इसमें बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है आपको, वाइड जो रिवर्स चार्जिंग है उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर इस फोन में एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसपे टेक्नो की अपनी जो iOS 15 स्किन है ना वो लगी हुई है। अब इन्होंने ना ये स्किन रिफाइन की है थोड़ी सी, पहले से ज्यादा मतलब थोड़ी सी ना पॉलिश नजर आती है। और कुछ AI के फीचर्स भी इन्होंने ऐड किए हैं जो एक यूजर के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। बाकी 2025 है, AI के जो फीचर्स आएंगे ट्रेंड के ऊपर है, हर ब्रांड आपको अपने फोन्स में प्रोवाइड करेगा। बट इनमें जो है रियल टाइम AI जो कॉल ट्रांसलेटर है ये भी काफी यूजफुल हो सकता है। फोटोज को लेके AI इरेजर, इमेज एक्सटेंडर और डीप सीक जो है ना, ये लॉन्ग प्रेस करोगे ऑरेंज वाला जो बटन है तो डीप सीक हाजिर हो जाती है। क्या हुक्म है मेरे आका, पूछ लो जो पूछना है। तो मतलब इस तरह के जो फीचर्स है ना AI के यूजफुल हैं। बाकी जहाँ तक अपडेट्स को लेके सिनेरियो है तो 3 इयर्स की मेजर OS अपडेट प्रोमिस है इस फोन के साथ। 5 इयर्स की सिक्योरिटी जो पैच अपडेट है वो प्रोमिस्ड है इस फोन के साथ। बट टेक्नो वालों को मैंने ये देखा है कि इनका जो अपडेट देने का साबुन है ना वो बड़ा स्लो है। अब पिछली जो कैमन 30 सीरीज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इस फोन को लॉन्च हुए, मई 2024 में लॉन्च हुई थी। आई डोंट थिंक सो कि अभी किसी को अपडेट आई है। अगर कोई कैमन 30 यूज कर रहा है, फोन यूज कर रहा है, नीचे अपना फीडबैक डालो कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे था और स्टिल अगर कोई अपडेट आई है तो कौन सी आई है आपको। अब देखो कैमरास की तरफ आ जाते हैं। बैक पे 3 सेंसर है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल सोनी का LYT700C ये सेंसर है। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और एक तीसरा रेलू कट्टा सेंसर है। अब मैंने डे टाइम के ऊपर फोटोज इसकी ट्राई की हैं। व्यू फाइंडर पे जब फोटो आप क्लिक कर रहे होते हो ना तो वहां पे नजर आ रहा था कि यार पता नहीं कोई अजीब सी फोटो का रिजल्ट देगा, लेकिन फोटो क्लिक करने के बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग वाला एलिमेंट है ना वो एक मैजिक क्रिएट करता है और फोटो में एक्सपोजर को, डिटेल्स को और लाइट को एकदम बैलेंस ही और अच्छी सी फोटो निकाल के देता है जो काफी आई प्लीजिंग लगती है और फोटोज में डिटेल्स भी अच्छी होती हैं। तो फोटोज इसकी इंप्रूव लगी हैं, फोटोज में ये काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। और बट एक चीज मैंने नोटिस किया है, पोर्ट्रेट्स वगैरह लेते हुए ना पोर्ट्रेट आल दो अच्छे आते हैं, ब्लर इफेक्ट, आई डिटेक्शन वगैरह, एज डिटेक्शन बेहतरीन है। लेकिन पोर्ट्रेट में जब पोस्ट प्रोसेसिंग करता है ना तो सम टाइम जो फेस है ना, अगर ह्यूमन सब्जेक्ट है तो उसके फेस को ना थोड़ा सा प्रेस कर देता है। मतलब कभी नॉर्मल में थोड़ा लंबा फेस नजर आता है, कभी थोड़ा सा प्रेस कर देता है। ये चीज मैंने थोड़ी सी नोटिस किया है इसके ऊपर। बाकी डिटेल वाली साइड से दिखने में तो आई प्लीजिंग लगते हैं इसके पोर्ट्रेट। 2-3 फोकल लेंथ के ऊपर ये पोर्ट्रेट्स लेता है, तो पोर्ट्रेट्स ओवरऑल बेटर ही हैं। और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है 8 मेगापिक्सल, ये भी अच्छी डे लाइटिंग कंडीशन में कुछ यूजेबल अल्ट्रा वाइड जो फोटोज हैं ये आपको प्रोवाइड कर देता है। नाइट के टाइम पे जो फोटोज हैं वो मैंने कुछ क्लिक किए हैं। हाँ, पोस्ट प्रोसेसिंग से डिटेल्स को हैंडल करता है और नॉइस को खत्म कर देता है, ओवर शार्प नहीं करता फोटो को, और स्टिल नाइट के टाइम के ऊपर जो फोटोज हैं वो काफी यूजेबल रहती हैं। फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया, सेम वही जो मेरे ख्याल से कैमन 30 के अंदर है। बट अगेन डे टाइम के ऊपर ये अच्छी लाइटिंग में अगर आप फोटोज लेते हो तो फ्रंट साइड से जो सेल्फीज हैं वो भी डिटेल्स अच्छी दे देता है। पोस्ट प्रोसेसिंग काफी अच्छा एलिमेंट वहां पे ऐड किया, उससे चीजों को हैंडल कर लेता है और डिटेल्स भी अच्छी रहती हैं। एक्सपोजर, लाइट कंट्रोल, ये सारी चीजें बैलेंस कर लेता है। बट अगेन जो वीडियोग्राफी है ना वहां पे मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। इसका जो OIS भी है बैक साइड पे वो सिर्फ फोटोज की हद तक काम करता है, फोटोज को सपोर्ट करता है, वीडियोग्राफी में वो सपोर्ट नहीं करता। EIS का सपोर्ट है जो क्रॉप सेंसर को
यूज़ करता है थोड़ा। 2K पे मैक्सिमम सपोर्ट है वीडियोग्राफी का, झटके वटके दुनिया ले रही है फोटो और वीडियोज़ में, डिटेल्स तो ठीक है, रीजनेबल है, बट वीडियो स्टेबल नहीं है इतनी, और फोकस हंटिंग का भी थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस किया मैंने इशू। तो वीडियोग्राफी में इसकी अगेन एवरेज ही रेट करूंगा, बट फोटोग्राफी में काफ़ी डिसेंट लगा मुझे। बाकी जो फ़ोन की कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है, मैंने इसको मतलब एक्सपीरियंस किया है। नॉइस कैंसलेशन माइक भी दिया हुआ है ऊपर, जो चुपके वाली कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी इसके अंदर मिल जाती है आपको, और जो AI के थ्रू फीचर है ना, रियल टाइम कॉल ट्रांसलेटर वाला, वो भी मतलब एक बेटर चीज़ है, यूजफुल फीचर है। NFC का सपोर्ट इस फोन में अवेलेबल है, वॉइस ओवर LT जो है VoLT जिसको कहते हैं वो भी अवेलेबल है। वो वाईफाई का जो है वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट वो भी अवेलेबल है इस फोन के अंदर। 4G प्लस का सपोर्ट इस फोन के ऊपर मैंने नहीं देखा जो कैरियर एग्रीगेशन होती है, बट 4.5G का सपोर्ट है। अब ये 4G LTE और 4G प्लस उसके दरमियान की कहीं पे स्पीड देता है, बट एक रीजनेबल नेटवर्क स्पीड आ रही थी। देखो हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैमन 40 प्रो को लेके। प्राइस के हिसाब से ना 66,000 इस फोन की प्राइस है, और यहाँ पे ये फोन ओवर प्राइस्ड होके रिजेक्ट हो जाता है। ये फोन मैं आपको रिकमेंड हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी भी आपको ओवर प्राइस्ड फोन रिकमेंड नहीं किए। हाँ देखो, सिर्फ बैक डिजाइन अच्छा है, नो डाउट, जो चीजें अच्छी लगी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव की बात करो ना तो आपके पैसे सेव होंगे। कैमन 30 जो है वो भी पहले 63,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, बाद में प्राइस कट के बाद वो अभी कहीं पे 45,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। अगर स्लाइटली यूज ले लेते तो 40 से नीचे मिल जाता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, टेक्नो का ही फोन लेना है तो कैमन 30 देख लो 45,000 रुपए के आसपास, और अगर कर्व डिस्प्ले में फोन देखना है तो फिर कैमन 30S ठीक है यार, 48-49,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। 65,000 रुपए इस फोन पे लगाने का फायदा नहीं है। इस फोन के प्राइस कट का वेट करो, क्योंकि ये ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है, और राइट प्राइस टैग इसका कोई 55,000 रुपए से नीचे ही बनता है, और डिस्काउंट के बाद ये कहीं पे आपको 50 से नीचे मिले ना, तो फिर ये फोन मैं इसको रिविजिट करूंगा, और इस कैटेगरी में हो सकता है मैं इसको रिकमेंड भी कर दूं। तो ब्रांड्स को ये चीज समझनी पड़ेगी कि सिर्फ आप IP रेटिंग 69 लगा के, डिजाइन खूबसूरत लगा के, ड्यूरेबिलिटी को हाईलाइट करके, प्राइस जो मर्जी सेट कर दो, हार्डवेयर वही कोमी चला दो, तो इस तरह नहीं होता। यूजर को अगर इसी फोन के अंदर सेम फोन में एक बेटर परफॉर्मिंग हार्डवेयर लगा होता तो मे भी इस फोन को मैं भी रिकमेंड कर रहा होता, और ये फोन कैटेगरी का बेस्ट फोन बन जाता। लेकिन खैर जो भी है, जो सिचुएशन थी आपको बता दी है। अभी के लिए फोन नॉट रिकमेंडेड है, बेटर प्राइस पे आएगा, फिर इस फोन को देखेंगे। जो बेटर अल्टरनेटिव्स हैं वो मैंने आपको बता दी है। टेक्नो में अगर आपने जाना है तो कैमन 30, कैमन 30S आपके लिए बेटर ऑप्शंस हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।